नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है फ्रिक्शन। पिछले चैप्टर्स में हमने इक्विलिब्रियम ऑफ स्मूथ बॉडीज़ डिस्कस किया था। भी एक जो बॉडी स्मूथ बॉडी है वो दूसरी स्मूथ बॉडी के साथ कांटेक्ट में है और इक्विलिब्रियम में है, तो उन चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। इस चैप्टर में, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हेन वन रफ बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम विद अनदर रफ बॉडी, यानी एक रफ बॉडी दूसरी रफ बॉडी के साथ कांटेक्ट में है और इक्विलिब्रियम में है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जहाँ तक स्मूथनेस की बात है, नेचर में ऐसी कोई परफेक्टली स्मूथ बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती। स्मूथ बॉडी का जो कंसेप्ट है वो आइडियल वन है। वास्तव में ऐसी स्मूथ बॉडीज़ नहीं होती जो परफेक्टली स्मूथ हो। कुछ बॉडीज़ की जो रफनेस को है वो कुछ हद तक कम किया जा सकता है, लेकिन उसको बिल्कुल ही जीरो नहीं किया जा सकता। सपोज करिए एक बॉडी ए है, वो बी के साथ कांटेक्ट में है। ये बॉडी ए है और जो बी के साथ कांटेक्ट में है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो है ओ। ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है। यहाँ पर जो रिएक्शन है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ओ है, तो रिएक्शन हम मान लेते हैं क्योंकि ये उसके साथ कांटेक्ट में है तो इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा, तो निश्चित तौर पर रिएक्शन भी प्रोड्यूस होगी। लेट अस एस बी द रिएक्शन विच इज एक्टिंग अलोंग ओ सी के अलोंग रिएक्शन है। इसको हम रिजोल्व करते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में। यहाँ पर हमने इसको रिजोल्व किया। लेट R be the resolved part of S in vertical direction and F be its resolved part along horizontal. तो let us this angle be theta. तो S कोसाइन थीटा जो है वो R के इक्वल है, एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड, और ये क्या है, वर्टिकली अपवर्ड। एस साइन थीटा इज इक्वल टू एफ, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या टेंजेंशियल डायरेक्शन में हम कह सकते हैं। वर्टिकली अपवर्ड का मतलब ये यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसकी नॉर्मल डायरेक्शन है ये टेंजेंट डायरेक्शन में। तो जो पहली जो रिएक्शन आर है, दिस R इज कॉल्ड द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द रिएक्शन। इस रिएक्शन का नॉर्मल कंपोनेंट इसे हम कहते हैं, या सिंपली इसको हम नॉर्मल रिएक्शन कह सकते हैं। दूसरा जो कंपोनेंट रिजोल्व्ड पार्ट है F, इसको हम टेंजेंशियल कंपोनेंट कहते हैं या फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर जो फोर्स F है, ये जो फोर्स है ये एक का जो मोशन है B के ऊपर, इसके मोशन को रेसिस्ट करता है, रोकता है। तो जिस प्रॉपर्टी के कारण एक बॉडी दूसरी बॉडी के मोशन को अपोज करती है, जैसे ए बॉडी बी की बॉडी के ऊपर रखी हुई है, कांटेक्ट में है, तो बी जिस प्रॉपर्टी के कारण ए के मोशन को अपोज करेगी उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं फ्रिक्शन। और जो फोर्स लगा करके अब रोकेगी, तो कोई ना कोई फोर्स लगा करके ही रोकेगी। जिस फोर्स के कारण ए के मोशन को रोक रही है उस फोर्स को हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। प्रॉपर्टी तो हुई फ्रिक्शन, और जिस फोर्स के कारण ये जो मोशन को अपोज कर रही है उसको कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस इन एवरीडे लाइफ। हमारे जीवन में इसका ग्रेट इम्पोर्टेंस है। जैसे हम चल पाते हैं, बोर्ड पर लिख पाते हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें फ्रिक्शन के कारण ही संभव हो पाती है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये चीज़ें हम नहीं कर पाएंगे। नाउ स्टेजेस एंड काइंड्स ऑफ फ्रिक्शन। सपोज करिए एक हैवी बॉडी एक हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखी हुई है, तो उसका जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड काम करता है।
हम इस बॉडी को खींच रहे हैं बाय अप्लाइंग ए फोर्स P पैरेलल टू हॉरिजेंटल डायरेक्शन में P फोर्स अप्लाई करके हम इसको पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं। और P को जो P फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इसके मैग्नीट्यूड को हम धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं, तो हम पाएंगे कि बॉडी जो है वो यहाँ से हिलती नहीं है मूव नहीं करती है, बॉडी यहीं रहती है। W जो है वेट है बॉडी का, ये वर्टिकली डाउनवर्ड काम कर रहा है। R जो है वो नॉर्मली रिएक्शन है विच इज एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड। ये दोनों जो है वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि ये वर्टिकल डायरेक्शन है, जबकि हमने फोर्स अप्लाई किया है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको मोशन को डिस्कस करें तो अब W और R का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब P फोर्स लगाने पर भी अगर बॉडी मोशन में नहीं आ रही, इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स ऐसा है जो इस P फोर्स को न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो वो फोर्स कौन सा है? F। इसको हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। तो ये वाला जो फोर्स है ये P के इक्वल है और W जो है वो R के इक्वल है। जब हम P को इंक्रीज करते जाते हैं तो F भी इंक्रीज करता है क्योंकि बॉडी मोशन में नहीं आ रही, तो इनका तो कोई रोल ही नहीं है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्योंकि ये वर्टिकल डायरेक्शन में है। P फोर्स अप्लाई करने पर, इसको इंक्रीज करने पर भी बॉडी मोशन में नहीं आ रही, तो P F के बराबर है। F जो है वो P को बैलेंस करे। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है, एक स्टेज ऐसी आती है कि जब हम P को इंक्रीज करते हैं तो बॉडी मूव करना शुरू कर देती है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलना शुरू कर देती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है दिस कैन नॉट बी इंक्रीजिंग इनडेफिनेटली। भी ये ऐसे नहीं भी ये बढ़ता ही जाएगा, एक टाइम के बाद P F जो है वो बढ़ना बंद कर देता है, इंक्रीज होना बंद कर देता है अगर हम P को एक लिमिट से आगे इंक्रीज करते हैं। P को हम बढ़ाते गए तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उसके बाद बॉडी मूव करना शुरू कर देती है। एक बार जब बॉडी मोशन में आ जाती है, मूव करना शुरू कर देती है, तब जो F का मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर हम जो हमने अभी डिस्कस किया तो दो स्टेज इसमें हमने डिस्कस की। पहली स्टेज जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसको हम स्टैटिकल फ्रिक्शन कहेंगे, जब बॉडी इक्विलिब्रियम में यहाँ से हिल नहीं रही है, बॉडी रेस्ट में ही है, उसको कहेंगे हम स्टैटिकल फ्रिक्शन। पहली स्टेज मतलब फोर्स अप्लाई करने पर भी बॉडी मोशन में नहीं है, इक्विलिब्रियम में। सेकंड स्टेज जब बॉडी मोशन में आ जाती है, फोर्स तो तब भी जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है तब भी एक्टिव होगा, उसको हम डायनामिकल फ्रिक्शन कहेंगे। तो इन द फर्स्ट केस, ये जो पहला केस है स्टैटिकल फ्रिक्शन का, उस केस में जब तक बॉडी इज नॉट ऑन द पॉइंट ऑफ मोशन, यानी बॉडी जब हम P को इंक्रीज करते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि P को उसके बाद इंक्रीज करने से बॉडी मोशन में आ जाती है, यानी एक ऐसी पोजीशन होती है P की उसके बाद बॉडी मूव करना शुरू कर देती है। तो इसका मतलब वो जो पॉइंट है उसको हम पॉइंट ऑफ मोशन कहते हैं। तो वो जो पॉइंट ऑफ मोशन है वो वहाँ पर बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो हम कहेंगे बॉडी जो है वो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है। वो वहाँ पर बॉडी क्या है? लिमिटिंग इक्विलिब्रियम है। और उससे पहले P पॉइंट ऑफ मोशन जो था उससे पहले का जो इक्विलिब्रियम है उसको हम नॉन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम कहेंगे। तो फ्रिक्शन भी दो टाइप में हो जाएगा, जब तक बॉडी लिमिटिंग
नॉन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में तब फोर्स जो होगा वो नॉन लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और जब बॉडी लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है तब लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। काइंड ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन भी दो टाइप से होगा, दो टाइप का होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड करती है तब दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन होता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रोल करती है तब रोलिंग फ्रिक्शन होगा। लॉज ऑफ स्टैटिकल फ्रिक्शन, स्टैटिकल फ्रिक्शन के नियम। पहला नियम क्या है, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिव होता है, स्टैटिकल फ्रिक्शन जो काम करता है वो हमेशा उस डायरेक्शन के अपोजिट होता है जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करने की कोशिश करती है। जैसे हमने ओरिजेंटल बोर्ड पर ओरिजेंटल टेबल पर अगर कोई बॉडी रखी हुई है, हम इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करें, बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करती है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा उसके अपोजिट काम करता है। सेकंड क्या है, इस जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड है इज जस्ट सफिशिएंट टू प्रिवेंट द बॉडी फ्रॉम मूविंग, वो इतना होता है कि बॉडी को जस्ट रोक सके, बॉडी को रोकने के लिए सफिशिएंट होता है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन के नियम। लिमिटिंग फ्रिक्शन तो पहला तो वही है, जो फोर्स, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो जिस बॉडी में जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करने को होती है भी, जैसे ये ओरिजेंटल टेबल है, यहाँ पर बॉडी रखी हुई है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन यहाँ पर है, तो मतलब एफ पी को जब हम इंक्रीज करते हैं थोड़ा सा भी तो बॉडी मूव करना शुरू कर देती है, यानी दिस इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है ये उस डायरेक्शन के अपोजिट होता है जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करने वाली है। सेकंड, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये नॉर्मल रिएक्शन के साथ हमेशा कांस्टेंट रेशियो में होता है, यानी एफ अपॉन आर इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है। थर्ड, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप, इसका जो शेप है उससे इंडिपेंडेंट होता है, और दोनों के बीच में एरिया ऑफ कांटेक्ट भी, ये जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो कितना उससे भी क्या है इंडिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट, डायनामिकल फ्रिक्शन, डायनामिकल फ्रिक्शन। डायनामिकल फ्रिक्शन पहला तो वही है, जो अब बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, डायनामिकल फ्रिक्शन तभी होता है जब बॉडी मूव कर रही होती है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो एक्टिव होता है वो उस डायरेक्शन के अपोजिट होता है जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही होती है, और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है उस टाइम वो भी क्या होता है नॉर्मल रिएक्शन के साथ हमेशा कांस्टेंट रेशियो में होता है, लेकिन ये जो रेशियो है दिस इज स्लाइटली लेस देन दिस रेशियो, इस रेशियो से हमेशा कुछ कम होता है। थर्ड, जो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है डायनामिकल फ्रिक्शन, ये हमेशा बॉडी की वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन जो नॉर्मल रिएक्शन के साथ जिस रेशियो में होता है उसको हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। यानी अगर एफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, और आर उस टाइम नॉर्मल रिएक्शन है, तो एफ अपॉन आर जो होगा वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। यूजुअली उसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज एफ इज इक्वल टू म्यू आर व्हेन द बॉडी इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। रिजल्टेंट रिएक्शन, रिजल्टेंट रिएक्शन
रिजल्टेंट रिएक्शन जो हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन होती है और टेंजेंशियल रिएक्शन, उनका रिजल्टेंट आर हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन है और एफ जो है वो टेंजेंशियल रिएक्शन है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा आर स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर का स्क्वायर रूट। एफ की हम वैल्यू रख सकते हैं, एफ की वैल्यू म्यू आर, तो म्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, तो आर कॉमन ले सकते हैं 1 प्लस म्यू स्क्वायर। दिस इज रिजल्टेंट रिएक्शन। नेक्स्ट, एंगल ऑफ फ्रिक्शन व्हेन ए बॉडी इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। अगर बॉडी लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है, मान लो ये ए बॉडी है, ये बी बॉडी, इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है, ये रिजल्टेंट रिएक्शन है, ये नॉर्मल रिएक्शन है और ये टेंजेंशियल रिएक्शन है। बॉडी लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है, यानी जो एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं उसको इंक्रीज करेंगे तो बॉडी मोशन में आ जाएगी। तो ये लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है, तो रिजल्टेंट रिएक्शन और जो नॉर्मल रिएक्शन के बीच का जो एंगल है लैम्डा, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अगर हम रिजोल्व करते हैं तो एस कोसाइन लैम्डा इज इक्वल टू आर एस साइन लैम्डा इज इक्वल टू एफ, डिवाइड करेंगे तो टेंजेंट लैम्डा इज इक्वल टू एफ अपॉन आर, दैट इज टेंजेंट लैम्डा इज इक्वल टू म्यू। यानी एंगल ऑफ फ्रिक्शन का जो टेंजेंट होता है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल होता है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास, टू फाइंड द लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड टू ड्रैग बॉडी ऑन ए रफ हॉरिजेंटल टेबल। एक रफ हॉरिजेंटल टेबल पर एक बॉडी रखी हुई है, उसको खींचने के लिए कम से कम फोर्स हमें कितना अप्लाई करना पड़ेगा वो हमें निकालना है। तो बॉडी जो है उसका वेट W है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा, नॉर्मल रिएक्शन R, वर्टिकली अपवर्ड। लेटस एक्सटर्नल P फोर्स अप्लाई करके हम इसको ड्रैग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो P की लिस्ट वैल्यू निकालनी है हमें, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल के साथ थीटा एंगल पर हम फोर्स अप्लाई करें। P की लिस्ट वैल्यू निकालनी है। जब हम P इंक्रीज करते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है, P को उसके बाद जब इंक्रीज किया जाता है तो बॉडी मोशन में आ जाती है। यानी P की लिस्ट वैल्यू वो होगी जब बॉडी लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में होगी। बॉडी लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है, उसके वो P की जो लिस्ट वैल्यू है वो उसको ड्रैग करने के लिए काफ़ी है, यानी उसके बाद बॉडी मूव करना शुरू कर देगी। तो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है बॉडी, तो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम के केस में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है F, वो म्यू आर के इक्वल होता है। यहाँ पर 4 फोर्स है हमारे पास, तो ये चारों के चारों इक्विलिब्रियम में है, इनको रिजॉल्व करेंगे हम, रिजॉल्व करेंगे अलोंग हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लेंगे। अलजेब्राइक सम जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। तो पहले हॉरिजेंटल डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं। P कोसाइन थीटा प्लस R कोसाइन 90 प्लस म्यू आर कोसाइन 180 प्लस W कोसाइन 270 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली वर्टिकल डायरेक्शन में करेंगे साइन थीटा प्लस R साइन 90 प्लस म्यू आर साइन 180 प्लस W साइन 270 इज इक्वल टू 0। यहाँ से P कोसाइन थीटा ये 0 हो जाएगा, माइनस म्यू आर इज इक्वल टू 0, ये भी 0 बनेगा। इधर से P साइन थीटा प्लस R ये 0 हो जाएगा, माइनस W इज इक्वल टू 0। R की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, R इज इक्वल टू W माइनस P साइन थीटा, वो इसमें पुट करेंगे। P कोसाइन थीटा माइनस म्यू W माइनस P साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो P की वैल्यू निकालनी है हमें, P कोसाइन थीटा माइनस म्यू W प्लस म्यू P साइन थीटा इज इक्वल टू 0। इन दोनों में P कॉमन ले लेते हैं, P कॉमन लेंगे तो कोसाइन थीटा प्लस म्यू
साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू। म्यू की वैल्यू पुट कर लेंगे हम। म्यू की वैल्यू होगी टेंजेंट लैम्डा। टेंजेंट लैम्डा को हम साइन लैम्डा अपॉन कोसाइन लैम्डा लिख रहे हैं इज इक्वल टू साइन लैम्डा अपॉन कोसाइन लैम्डा डब्ल्यू। जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा P इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन लैम्डा अपॉन कोसाइन थीटा माइनस लैम्डा। तो दिस इज द लीस्ट फोर्स। इसके बाद जब फोर्स को हम इंक्रीज करते हैं तो बॉडी मोशन में आ ही जाती है। अभी ये तो हमने थीटा एंगल पर हमने इसको अप्लाई किया, यानी डायरेक्शन चाहे कोई भी हो, लीस्ट फोर्स निकालना है हमें भी किस डायरेक्शन में लीस्ट फोर्स अप्लाई करके बॉडी को ड्रैग किया जा सकता है। ये तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, बीच में आपको इतना फोर्स लगाना ही पड़ेगा, इससे कम लगाएंगे तो बॉडी मूव नहीं करेगी। अब डायरेक्शन चाहे कुछ भी हो, लीस्ट फोर्स अप्लाई करना। P विल बी लीस्ट इफ कोसाइन थीटा माइनस लैम्डा विल बी मैक्सिमम, यानी कोसाइन थीटा माइनस लैम्डा इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। वो कब होती है? जब थीटा माइनस लैम्डा 0 के बराबर होता है, यानी थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। यानी जिस डायरेक्शन पर हम अप्लाई कर रहे हैं, अगर वो डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल के साथ लैम्डा यानी एंगल ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल एंगल बनाती है, तब हमें लीस्ट फोर्स अप्लाई करना पड़ता है बॉडी को ड्रैग करने के लिए।